कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स की हमने 5 क्लासेस कवर कर ली हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी और साथ साथ ही क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, स्पेशली लोअर पीसीएस है, आपका अपर पीसीएस है, आपका पुलिस कांस्टेबल है, हर जगह करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और स्पेशली जहां आप लोअर पीसीएस वगैरह देते हैं वहां 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछता है आयोग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी कवर करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हम और चीजें देखते हैं। यानी हर पार्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आप में अदा करता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक समावेशी तरीके से स्टडी करनी होगी। आपको हिस्ट्री भी देखनी है, आपको ज्योग्राफी भी देखनी है, आपको इकोनॉमी देखनी है, आपको एनवायरनमेंट देखना है, आपको उत्तराखंड देखना है, आपको करंट अफेयर्स देखने हैं। तो हर सेक्शन आपके लिए क्या है, समान रूप से उपयोगी है। तो उसी क्रम में आज हम क्या देखेंगे अपने आप में नेक्स्ट क्लास में, ये वाली जो क्लास होगी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए करंट अफेयर्स, जो जहां पे भी आप नोट्स बनाते हैं उसी को आगे को आप लोग लेके चलना है। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है बच्चों, केरला पहला राज्य बना है भारत का जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाया है और वो अधिनियम के माध्यम से बनाया। अधिनियम मतलब एक्ट, जो यानी जो उसकी जो हाउस है यानी उसका जो विधानसभा है उसने उसको पारित किया है। तो विधानसभा के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत केरला भारत का पहला राज्य बन गया जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग की स्थापना की है। तो ठीक है, लिखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला प्रथम राज्य, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला प्रथम राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग। ठीक है, तो केरला बच्चों पहला स्टेट बन गया है, आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है केरल। ठीक है, प्रथम राज्य है। और ये जो आयोग बनाया बच्चों इसने अधिनियम के माध्यम से बनाया, एक्ट द्वारा। ठीक है, अधिनियम यानी उसके हाउस ने पास किया है। तो केरल, अब ये वरिष्ठ नागरिक आयोग क्या करेगा बच्चों, जो राज्य के वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए एक प्रकार की कल्याणकारी नीतियां जो भी होंगी वो सरकार को सजेशन देगा, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए उसके लिए सजेशन देगा, उनके लिए क्या बेहतर हो सके, समावेशी रूप से उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है उसके लिए बनाएगा। तथा जहां भी सरकार पॉलिसीज बनाएगी तो वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उसके लिए सरकार को क्या करेगा, एडवाइस करेगा। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। पेपर में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा बच्चों एक लिखना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है। अभी हाल ही में क्या हुआ बच्चों, GSMA, ग्लोबल GSMA। ठीक है, यानी अपने आप में GSMA एक है बच्चों, इसका नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर अपने आप में मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में, ये ध्यान रखना इसको, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल अपने आप में कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन, एक ही जगह सी कर दो। ठीक है, GSMC, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है। ये बने बच्चों गोपाल विट्ठल। ठीक है, कौन बने हैं, गोपाल विट्ठल, इसको भी ध्यान रखना, गोपाल विट्ठल। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोपाल विट्ठल GSMC के अध्यक्ष बने, ये भी ध्यान रखना। अगला देखना, युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनने वाला है बच्चों एक, वो नई दिल्ली में प्रस्तावित है, जो कि सेंट्रल विस्टा, आपको पता है जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है, हमारा नया हाउस बना है, उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत लाया गया। वहीं पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनने वाला है जिसमें भारत के ऐतिहासिक धरोहर को रखा जाएगा बच्चों। उसमें क्या है, उसका नाम युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर प्रस्तावित है, लिखो युगे युगेन। ठीक है, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय प्रस्तावित है, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहां पर प्रस्तावित है बच्चों, नई दिल्ली में। और इसके ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सेंट्रल विस्टा जो है अपने आप पार्लियामेंट से संबंधित है, उसको उसी के तहत ये भी बनाया गया। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों सभी एग्जाम के लिए, इस बार का जो बजट था, ध्यान रखना भारत सरकार का, उसमें क्या हुआ था बच्चों, जो MSME सेक्टर है, ये ग्रुप सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। MSME एक टॉपिक है आपके सिलेबस में ग्रुप सी वाले बच्चों के, यानी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आपका एक टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमी के अंदर। उसमें क्या हुआ बच्चों, जो हम किस उद्योग को सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं,
हम किस उद्योग को लघु उद्योग बोलते हैं, हम किस उद्योग को मध्यम उद्योग बोलते हैं। इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि उस उद्योग में आप कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसका ओवरऑल टर्नओवर कितना होना चाहिए सालाना। ठीक है, समझ रहे हो ना, कितने तक का इन्वेस्टमेंट यानी कितना निवेश हो सकता है और कितना सालाना उसका टर्नओवर होगा। इसके आधार पर हम एमएसएमई को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहले जो था उसको बजट में इस बार संशोधित करके उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। यानी एमएसएमई उद्योग आप किस किस को मानोगे, किसको एम मानोगे, यानी मीडियम, स्मॉल और अपने आप में जो तीसरा होता है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं बच्चों, इनकी एक सीमा चेंज करके नई सीमा निर्धारित की गई, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की हेडिंग लिखना। आप लोग हेडिंग क्या है, पॉइंट लिख लेना, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की नई निवेश व टर्नओवर सीमा, नई निवेश एमएसएमईज, ठीक है, की नई निवेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है, व टर्नओवर सीमा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, ये नए बजट में अनाउंसमेंट हुआ था और इसकी क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले लिखो आप सूक्ष्म उद्योग, फिर लिखना आप लोग लघु उद्योग, फिर लिखना आप लोग मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम। यहाँ पे लिखो, ये उद्योग का नाम यहाँ लिखा आपने सूक्ष्म, दूसरा लिखो यहाँ पे लघु और तीसरा लिखो मध्यम। ये आपके सिलेबस में भी करंट अफेयर से लिंक भी करता है। ठीक है, यहाँ पर निवेश की सीमा लिख दो, किसको आप सूक्ष्म लघु मानोगे। ठीक है, निवेश सीमा। और तीसरा लिखो आप बच्चों टर्नओवर की सीमा, टर्नओवर की सीमा। ये पेपर में आएगा आपका कभी ना कभी। ठीक है, अब देखना बच्चों, सूक्ष्म उद्योग आप जिसको मानोगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है बच्चों वो है 2.5 करोड़ रुपया। ठीक है, जबकि उसके टर्नओवर की सीमा है 10 करोड़ रुपया। यानी एक ऐसा उद्योग जिसमें अधिकतम आप साल में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कर सकते हो और उसकी जो टर्नओवर सीमा है वो अधिकतम 10 करोड़ रुपये हो सकती है, ऐसा उद्योग क्या माना गया, सूक्ष्म उद्योग माना गया, नई सीमा के तहत। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों लघु उद्योग, जिसकी निवेश सीमा है अपने आप में कितनी, 25 करोड़ रुपया, और जिसकी टर्नओवर है बच्चों कितना, 125 करोड़ रुपया। और तीसरा आता है बच्चों अपने आप में मध्यम उद्योग, जिसकी अपने आप में निवेश सीमा है कितनी है, 125 करोड़ और 500 करोड़ उसकी क्या है बच्चों, टर्नओवर। ठीक है, तो लिखो मध्यम उद्योग की 125 करोड़ रुपए और उसकी सीमा कितनी होगी बच्चों, 500 करोड़। तो अपने आप में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग जिसकी 2.5 करोड़ रुपया सूक्ष्म की क्या है, निवेश सीमा है, टर्नओवर 10 करोड़ है, लघु उद्योग की 25 करोड़ है और उसका टर्नओवर 125 करोड़, सॉरी 100 करोड़ कर दो टर्नओवर, ये 100 करोड़ करना है। ठीक है, 25 करोड़ ना कि 100 करोड़ करना है, इसको क्या करना है, इसको 100 करोड़, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है। ठीक है, आगे मत बढ़ जाना, इसको 100 करोड़ करना। ये 2.5 करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ है, 25 करोड़ है, इसमें 100 करोड़ है, इसमें 125 करोड़ है, इसमें 500 करोड़ है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे एक न एक चीज पूछ सकता है, नई एमएसएमई की नई निवेश और टर्नओवर सीमा है, सूक्ष्म की कितनी है, लघु की कितनी, मध्यम, इसमें से कोई एक भी आ सकता है इंडिविजुअल। तो ध्यान रखना, निवेश सीमा आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पेपर में आ सकता है। अगला लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, अगला लिखना आप लोग, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि हिंदी भाषा के लिए मिला है बच्चों। मूलतः छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो लिखो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे इससे पहले गुलजार और किसको दिया गया था, राम भद्राचार्य जी को दिया था, किसको दिया था, 58वां था। तो 59वां मिला बच्चों राम कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, राम कुमार शुक्ल जी को। और ये कौन सा है, 59वें नंबर का है, ध्यान रखना, 59th हो गया। और ये किस भाषा के लिए दिया है, हिंदी के लिए। किस भाषा के लिए दिया है, हिंदी। ये तो ठीक है, और ये बेसिकली किस राज्य से संबंधित है बच्चों, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये ध्यान रखना, हिंदी में अभी तक जो मिला है टोटल, ये 12वीं बार ऐसा है जो हिंदी में क्या दिया गया बच्चों, एक प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी हिंदी में ये 12वीं बार है जो हिंदी भाषा के लिए है। ये 12th टाइम है बच्चों, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है ना, तो हिंदी में जो है 12वीं बार क्या दिया गया है, अपने आप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला लिखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक लिखो। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है बच्चों 118। ठीक है, 118th इसकी रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये ध्यान रखना,
ये जो रिपोर्ट निकली है बच्चों 2025 में निकली रिपोर्ट 2025 में, लेकिन ये आंकड़ा कौन सा होगा 2024 का होगा। ठीक है, अब आप समझो, क्योंकि 2025 तो चल रहा है, तो 2025 में तो रिपोर्ट निकली है, अभी हाल ही में निकली है 2-4 दिन पहले, तो अभी जैसे आंकड़े निकले हैं तो ये आंकड़े पिछले वर्ष के होंगे। तो ओवरऑल ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 दिख रहा है बच्चों, ये आंकड़े कब के हैं 2024 के कवर करके हमने आंकड़े निकाले होते हैं, और रिपोर्ट उसकी 2025 में निकली तो 118वीं रैंक है। ध्यान से समझना, 118वीं रैंक, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में। अब इसमें ध्यान रखना, टॉप में जो रहा बच्चों वो कौन रहा, फिनलैंड रहा। कौन रहा टॉप में, फिनलैंड, यानी पहली रैंक पिछले 8 वर्षों से किसकी रही है, टॉप में फिनलैंड। अब इसको जारी करने वाली कोई एक ऐसी संस्था तो है नहीं, 3 अलग अलग संस्थाओं द्वारा मिक्स रूप से इसको जारी किया जाता है, तो इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, वैसे जारी करने वाला आएगा नहीं आपका। एक है बच्चों वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका एक रिसर्च सेंटर, एक विंग है जो वहां पे रिसर्च का काम करता है, उसका नाम है बच्चों वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। दूसरा है गैलप, और तीसरा बच्चों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी यूएन का जो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान सॉल्यूशन नेटवर्क है, यानी यूएन सतत विकास, देखो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एक ये निकालता है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च विंग है जिसका नाम है वेल विंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, वेल विंग रिसर्च सेंटर, यानी वेल विंग रिसर्च सेंटर यूएन का एसडीएसएन, और तीसरा है बच्चों एक अपने आप में गैलप। इन 3 के द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें कई बच्चों बिंदु होते हैं जिसके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाली जाती है। जैसे हम सोचते हैं ना, अरे कैसे निकालते होंगे, तो इसमें अलग अलग बिंदु होते हैं बच्चों। जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी देखा जाएगा, किस देश की कितनी, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी जीडीपी प्रति व्यक्ति, यानी किसी देश की पर व्यक्ति जीडीपी कितनी है, इसमें एक मानक ये रखा गया। दूसरा इसमें रख दिया बच्चों जैसे सामाजिक समर्थन कितना है, यानी समाज के प्रति उस व्यक्ति को कितना भरोसा है अपना, यानी सामाजिक समर्थन। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सामाजिक समर्थन के अलावा इसके अंदर जो रखा जाता है बच्चों, रखा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी किसी इंसान का औसत जीवन कितना है और उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, ठीक है, प्रत्याशा, ठीक है, ये भी रखा जाता है इसमें। अब इसमें क्या होगा बच्चों, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना उसकी औसत एज है और वो कितना स्वस्थ है उसको भी इसमें रखा जाता है, तभी तो उसकी खुशी का पता चलेगा ना। इसका जीवन के में निर्णय, यानी जीवन के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है, कोई व्यक्ति वो अपने जीवन के लिए कितने निर्णय ले सकता है, यानी जीवन के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, लेने की स्वतंत्रता। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसमें जो समाज सेवी गतिविधियों में भागीदारी वो व्यक्ति कितनी करता है, इसके अलावा उदारता कितनी है उसके अंदर, उदारता या परोपकारिता, ठीक है, ये भी इसमें चेक किया जाता है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचारता की धारणा, यानी उस देश में कितना कम भ्रष्टाचार है, ये भी सब चीजें देखी जाती है। तो सामाजिक परोपकारी काम हो गए, जीवन की प्रत्याशा होगी, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी है, समाज का कितना समर्थन है, इसके अलावा परोपकारिता, उदारता, ये सब पॉइंट को रख के हम ओवरऑल एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला लिखो, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है। वो कौन थे, मतलब जॉर्ज फोरमैन बच्चों एक बहुत प्रोफेशनल बॉक्सर रहे हैं, ये ओलंपियन भी रहे हैं, ये है अमेरिका के। ठीक है, इनका निधन हुआ है हाल में। देखो जॉर्ज फोरमैन, ठीक है, इसमें क्या है, बॉक्सिंग से इनका संबंध था। ठीक है, बॉक्सिंग, तो ये बच्चों बॉक्सिंग थे कहाँ के थे, यूएसए के। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ध्यान रखना कभी कभी, क्योंकि बड़े प्लेयर का पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये पेपर में आपका आ भी सकता है, मुक्केबाजी से इनका संबंध था बेसिकली। अगला लिखना आप लोग बच्चों, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 होंगे वो कहाँ पर होंगे, नई दिल्ली में। देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, पैरा गेम्स 2025 ये कहां पर आयोजित होने, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो शुभंकर है बच्चों, जैसे 38वें राष्ट्रीय खेलों का था ना तेजस्वी, इसका शुभंकर बनाया गया बच्चों उज्ज्वला, तेजस्वी नहीं वो मोनाल था ना, तो यहाँ पे मोनाल वगैरह का जो बनाया था उसी प्रकार से खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए नई दिल्ली में इसका शुभंकर बनाया गया बच्चों उज्ज्वला। ठीक है, इसका शुभंकर क्या बनाया गया, उज्ज्वला, शुभंकर उज्ज्वला।
किसका? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ये भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अगला देखना बच्चों, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का हाल ही में एक विमोचन हुआ है। एक मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक है, ये किस चीज पे आधारित है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक, ठीक है। ये जो पुस्तक है बच्चों, ये 1975 में भारत के द्वारा जो हॉकी विश्व कप जीता गया उसके सेलिब्रेशन से संबंधित है, ठीक है। तो लिखो 1975 के हॉकी, भारत द्वारा हॉकी विश्व कप जीतने के उपलक्ष्य में, भारत द्वारा हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप जीतने पर उसके सेलिब्रेशन से संबंधित है, ठीक है। भारत द्वारा हॉकी विश्व कप जीतने के सेलिब्रेशन 1975। अगला लिखना, आईओसी की 10वीं अध्यक्ष बनी है बच्चों क्रिस्टी कॉमेंट्री, ठीक है। यानी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है ना आईओसी, उसकी 10वीं अध्यक्ष बनी बच्चों क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। लिखो आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, मतलब कॉर्पोरेशन, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष लिखो, 10वीं अध्यक्ष। ये किसको बनाया गया बच्चों? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। क्या बनाया इसका? इनका नाम क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया। अगला लिखना आप लोग, रामनाथ गोयनका। ये पुरस्कार जो है बच्चों किस क्षेत्र से दिया जाता है? पत्रकारिता, ठीक है। क्योंकि हाल ही में एक पत्रकारिता ये राष्ट्रपति जी ने शुरू किए हैं पुरस्कार देने, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। किस क्षेत्र से संबंधित अगर पूछता है? पत्रकारिता, क्योंकि ये दिए जा रहे हैं इस बार, ठीक है। पत्रकारिता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका वितरण किया है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध पूछेगा तो पत्रकारिता से हो जाएगा, ठीक है। लिखो, अंतरराष्ट्रीय आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती इस बार? भारत ने, तो सभी को पता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, ठीक है, किसने जीती बच्चों? भारत द्वारा जीती गई। लिखो, भारत द्वारा जीती गई। और हारा कौन इसमें अगर पूछता है तो न्यूजीलैंड हारा, ठीक है। न्यूजीलैंड हारा, दुबई में फाइनल खेला गया था इसका, आपने देखा होगा। तो भारत के द्वारा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता गया, जिसके अंदर न्यूजीलैंड को भारत ने पराजित किया, ठीक है। और भारत इसको तीसरी बार जीत चुका है, यानी एक बार तो संयुक्त विजेता रहा था 2001-2 के आसपास शायद श्रीलंका के साथ, और एक बार जो है भारत 2013 के आसपास जीता इसको, और इस बार ये जीत चुका है तीसरी बार, ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता तीसरी बार, न्यूजीलैंड को इसने हराया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर बनाया गया है? यानी ग्रीन वेस्ट जो होता है बच्चों, वो प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है, यानी जो ग्रीन वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए प्लांट स्थापित किया गया पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट, यानी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अब सहयोग से, ठीक है। तो लिखो, भारत का पहला पीपीपी मोड आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी मोड आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर में, ठीक है। लिखो, भारत का पहला पीपीपी मोड आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर में स्थापित किया गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, वरुण अभ्यास, ये किसके मध्य होता है? नौसैनिक अभ्यास। लिखो, नौसैनिक अभ्यास वरुण, नेवी का, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये होता है बच्चों भारत और फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों एक भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है। तो लिखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये है बच्चों मध्य प्रदेश में। ये क्यों चर्चा में रहा? इसको भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। लिखो, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य लिख लो, जैसे बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य बनाया गया भारत का 58वां, कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक। इसके अलावा लास्ट लिखो बच्चों, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है। आयोजन लिखा मैंने, ठीक है, आयोजन कहां पर किया जा रहा है इसका? इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें चेक करते रहना भारत की परफॉर्मेंस भी, कि अब तक कभी अगर इंडिया जीतेगा तो इसमें पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो कबड्डी 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जा रहा है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे। ठीक है, ये मत समझना ये खत्म हो गया, इसी पे मार्च मंथ के आसपास की कुछ एक वीडियो करंट अफेयर्स की और आएगी। फिर हमने जनवरी फरवरी ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा इसको भी आप लोग कवर करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपने पहले पढ़ी हो या न पढ़ी हो, इसको आप कवर करेंगे, इसको आप अपने दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि फैक्ट आधारित ही आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।